यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की धांधली पर पर्दा डालने की जो कोशिश है, उसको जो एक्सपोज किया है वो बहुत ही शानदार चीज है। उसे समझने की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बीजेपी का टूल किट वो एक्टिव हो जाता है। और वो टूल किट की खूबी यह है कि उसका तत्काल जो है इलेक्शन कमीशन का एक बयान आता है कि राहुल गांधी के आरोप बोगस हैं। हम जानना चाहते हैं कि इतनी जल्दी आरोपों का उत्तर बिना पड़ताल किए, मतलब इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट से जुड़े हुए मसले, पोलिंग के खत्म होने के बाद में कितने वोट पड़े, इस पर क्विकली रेस्पॉन्स नहीं देता। लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तत्काल बाद वो अपना बयान जारी करता है कि राहुल गांधी के बयान बोगस है। और उसके बाद में जो मोदी के सेवा में लगा हुआ जो मीडिया है, वो मीडिया एकदम बताना शुरू कर देता है और ये सिद्ध करना शुरू कर देता है कि राहुल गांधी के बयान में जो आरोप लगाए गए वो बोगस है। फासिज्म का ये जो प्रोपेगेंडा का रूप, यानी पहले आप चुनाव आयोग के जरिए अपराध करें, चुनाव आयोग के जरिए अपराध को संरक्षण दें, छिपाएं, और फिर उसके बाद में बार बार लोगों को बताएं कि ये जो कहा जा रहा है राहुल गांधी के जरिए ये गलत है। ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है और ये मीडिया ये अपराध बार बार कर रहा है। सवाल है कि मीडिया जो है ये वोट चोरी के मसले पर इलेक्शन कमीशन की आंख के नीचे, नाक के नीचे जो धांधली हो रही है उसको लेकर वो इतना इलेक्शन कमीशन के पक्ष में क्यों है, ये चीज सोचने की है। वह इलेक्शन कमीशन जो पोलिंग खत्म होने के तत्काल बाद नहीं बताता कितने लोगों ने वोट डाले, उसे बताने के लिए उसे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे लगते हैं। वह इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपना बयान जारी कर देता है और कहता है कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो बोगस है। राहुल गांधी ने जो कहा है वो बोगस नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को एक तरह से पहले लोग दीमक की तरह खा रहे थे, अब डेमोक्रेसी को सीधे उसका भोजन कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उनके यहां डेमोक्रेसी का लंच चल रहा है। डिनर तक कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा हम नहीं जानते, लेकिन डेमोक्रेसी का लंच हो रहा है और उसमें सबसे बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से लंच हो रहा है। आरोप क्या है राहुल गांधी के? अगर इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है, तो हम जानना चाहते हैं कि कर्नाटका इलेक्शन कमीशन ने जो चिट्ठी लिखी है इन आरोपों के प्रसंग में, उस चिट्ठी का क्या केंद्रीय इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया? नहीं। अगर जवाब दिया है तो उसे पब्लिक करें, कहें कि कर्नाटका चुनाव आयोग जो है वो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे। कर्नाटका चुनाव आयोग ने जो मांग की है, उनकी चिट्ठी का अभी तक जवाब नहीं दिया गया। क्यों जवाब नहीं दिया गया, इसका जवाब अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने किसकी मजबूरी है? क्यों जवाब नहीं दे रहे वो? क्या दिक्कत है? कोई तो फ्रॉड है ऐसा जिसको कि वो बचाने में लगे हुए हैं।
राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, वो आरोप एक तरह से ये चीज सिद्ध करते हैं कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के साथ सिस्टमेटिकली लोकतंत्र और लोकतंत्र के ढांचे को, खासतौर पर चुनाव की प्रक्रिया को एकदम ध्वस्त कर दिया गया है। और इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो कि दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। यही वजह है कि नमूना है 6018 वोट कर्नाटका के आलंद में। यह घटना घटी है कि वहां अचानक 6018 वोट खत्म कर दिए गए। और ये खत्म कैसे किए गए? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे यहां जो संचार क्रांति है वो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की क्रांति में कन्वर्ट हो चुकी है। संचार तकनीक कहीं पर भी लोकतंत्र के लिए समृद्धशाली, मददगार साबित हो सकती है, लेकिन भारत में संचार क्रांति और उससे जुड़े हुए सॉफ्टवेयर डेमोक्रेसी की हत्या के काम में लगाए गए हैं। और यह एकदम नया फिनोमेना है। डेमोक्रेसी की हत्या के लिए संचार क्रांति का इस्तेमाल हो सकता है, यह संचार क्रांति करने वालों ने भी नहीं सोचा था। तो सोचिए इस बात पर कि संचार क्रांति से समाज पीछे भी जा सकता है। भारत में तकरीबन यही हो रहा है। संचार क्रांति के जितने उपकरण हैं जो हमारे आपके उपभोग में है, जो सरकार के संचालन में है, जो संवैधानिक मशीनरियों के संचालन में है, नियंत्रण में है, वे उसको भारत को प्रतिगामी दिशा की तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे यहां पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? लोगों की निजी जिंदगी में झांकने के लिए, निगरानी के लिए। सरकार अपनी तरफ से तमाम वे हथकंडे अपना रही है जो कि नागरिकों के निजी क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं। सरकार क्यों कर रही है हम नहीं जानते। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, सवाल यह है कि अगर 6018 वोटों का को लिस्ट से काटने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और राहुल गांधी ने डिटेल्स दिए कि कहां से कैसे कौन सी चीज घट रही है, तो उसकी तहकीकात कराने में, किसी इंडिपेंडेंट कमीशन के जरिए तहकीकात कराने में क्या परेशानी है? राहुल गांधी ने 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के 2 उदाहरण दिए हैं और अभी तक दोनों उदाहरण जो है वो कर्नाटक से आए हैं। पहले महादेवपुरा से आया, अब अलंद से आया। इलेक्शन कमीशन अपनी निष्पक्षता को दर्शाने के लिए किसी बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट लोगों के जरिए एक कमीशन बना के इसकी जांच क्यों नहीं कराता? क्यों नहीं वो मजबूर होता इस बात के लिए कि इसकी जांच कराई जाए? ये बिना जांच किए जो बयान आता है विद इन ए मिनट, एक रेडीमेड टूल किट है। और ये फासिज्म का टूल किट है कि विपक्ष आरोप लगाए उसका तुरंत खंडन करो, बिना जाने खंडन करो, तथ्यों की तहकीकात किए बिना खंडन करो, और उसके बाद में अनुराग ठाकुर, संबित महापात्रा और दुनिया भर के तमाम जितने भी चंटू मंटू हैं उनको मैदान में उतार दो और कहो कि विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने उस शख्स को खड़ा किया जिनके के वोट काटे गए, जिनका के नाम काटा गया। जिनके नाम से लोगों के 12 वोट काटे गए, नाम काटे गए, उस आदमी को खड़ा किया, उसने कहा कि मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया।
तो इलेक्शन कमीशन को इसमें जांच कराने में क्या परेशानी है? राहुल गांधी ने जो आज 6018 लोगों के वोट काटे जाने का मसला उठाया है, अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उन्होंने एफआईआर की थी, अच्छा अब आपने एफआईआर क्यों की? क्यों की एफआईआर? आपने जांच करा के उन दोषियों को सीधे चिन्हित क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जानते थे कि सॉफ्टवेयर किसके पास है, आपको मालूम है कि कहां से घटना घट रही है। पुलिस जांच करेगी इसकी, आप जांच नहीं करेंगे। एक थानेदार के लिए संभव है कि वो जांच करे कि कहां से ये जो ऑपरेशन चल रहा। इलेक्शन कमीशन का यह कहना कि हमने तो 23 में ही एफआईआर दर्ज कर दी थी, यह इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के सिस्टम के अंदर जो धांधलियां हो रही हैं, और अब सॉफ्टवेयर के जरिए धांधलियां हो रही हैं, तो सवाल यह है कि वो सॉफ्टवेयर किसका था, वे फोन नंबर किसके थे? भारत सरकार आतंकियों के फोन नंबर का पता कर लेती है। भारत सरकार तमाम किस्म के जो 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग हैं उनके फोन नंबर का पता कर लेती है, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर। वही भारत सरकार ये 6018 लोगों के वोट किसने काटे, इनका नाम किसने काटा, वे कौन लोग हैं, वे कौन है जो कि किस शहर से वे ऑपरेट कर रहे हैं, वे उनको सिम किसने दिए जिस पर कि वो ओटीपी गया, जिसकी वजह से वो दाम कटे। तो ये जांच तो सरकार का काम है करने का, थानेदार का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का यह कहना कि हमने एफआईआर कराई, ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की धांधली को लेकर गंभीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर गंभीर होता तो वो भारत सरकार से कहता कि आप इसकी तहकीकात कराइए, उच्च स्तरीय की कौन सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल करके ये धांधली की गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो ये पहल नहीं की। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो बूथ पर वोट काटने की जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का आखिर इलेक्शन कमीशन प्रॉपर जो आधिकारिक संस्था है उनको उत्तर क्यों नहीं देता? मसलन कर्नाटका सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र इलेक्शन कमीशन को, केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखे। 18 पत्र में से किसी भी पत्र का जवाब देना चुनाव आयोग ने जरूरी नहीं समझा। अगर इलेक्शन कमीशन ने उनके 18 पत्रों का जवाब दिया है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए और राहुल गांधी को नंगा किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बयान देने से यह बात नहीं मानी जाएगी कि इलेक्शन कमीशन गंभीर है। 18 महीने में कर्नाटका सीआईडी ने 18 पत्र ईसी को लिखे, ईसी ने किसी भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। यह गंभीर आरोप है। अगर किसी पत्र का उत्तर दिया है तो इलेक्शन कमीशन उस पत्र को पब्लिक करे। क्या मांग की थी इलेक्शन कमीशन से गुप्तचर विभाग ने? कर्नाटका सरकार के गुप्तचर विभाग ने जो 18 पत्र लिखे उसमें यह मांग की थी कि हमें डेस्टिनेशन आईपी बताइए आप कि वह किस डेस्टिनेशन का आईपी है जहां से कि ये नाम काटे गए। और जो डिवाइस है उस डिवाइस के डेस्टिनेशन या दूरी का, स्थान का पता दीजिए, और वो ओटीपी कहां गया, किसके पास गया, किस नंबर पे गया, इसका डिटेल्स दीजिए। ये सामान्य सी 3 चीजें हैं, ये बता देते तो इलेक्शन कमीशन को क्या घट जाता। वो इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में है ये जानकारी। इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 18 पत्र कर्नाटका सीआईडी ने लिखे, उन पत्रों का उसने जवाब नहीं दिया।
अगर जवाब दिया तो पब्लिक किया जाना चाहिए। अन्यथा यह माना जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज बयान दिया है वो एकदम गलत, झूठा और पहले से प्लान किया, जिसे हम लोग कहते हैं फासिज्म का टूल किट। फासिज्म का टूल किट ही तो है कि ये अचानक अब अनुराग ठाकुर एक्टिव। मात्र 6018 वोट हैं। इलेक्शन कमीशन को बताने में क्या दिक्कत है कि ये नाम क्यों डिलीट किए गए। यह भी बताना चाहिए कि कर्नाटक में कितने वोट डिलीट किए गए, क्या दिक्कत है। इलेक्शन कमीशन आज भी नहीं बता पाया कि कर्नाटक में कितने वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया कि जो वोट डिलीट किए गए उनकी संख्या 6018 से ज्यादा हो सकती है। इलेक्शन कमीशन डाटा दे। डाटा देने से किसने रोका है इलेक्शन कमीशन को। और यह चीज जिस तरह से पकड़ में आई है, उसका जो जिक्र राहुल गांधी ने किया है वो अपने आप में मतलब जिसे कि आंख खोलने वाला है। एक साधारण आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़े। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन कर्नाटका चुनाव आयोग को उत्तर क्यों नहीं दे रहा इन 6018 डिलीट किए गए वोट के बारे में। कर्नाटका सीआईडी ने जो 18 पत्र लिखे उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। अगर जवाब दिए गए हैं तो जवाब पब्लिश किए जाने चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि यह बाकायदा जो फ्रॉड चल रहा है सॉफ्टवेयर के जरिए। और ये इसे एक ये भी कह सकते हैं कि इस दौर की जो प्रभुत्वशाली विचारधारा है, जिसे हिंदुत्व की विचारधारा कहते हैं, उसकी एक कमाल की विशेषता है कि उसने संचार क्रांति को, उसके सॉफ्टवेयर को लोकतंत्र के हत्या की क्रांति में कन्वर्ट कर दिया है। अगर डिलीट करने वाले लोग कांग्रेस से जुड़े हुए होते तो इलेक्शन कमीशन बहुत पहले ही नाम डिक्लेयर कर चुका होता। ये जो सॉफ्टवेयर जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, यह तय है कि ये लोग विपक्ष से जुड़े हुए नहीं, ये रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। यही वजह है कि इन लोगों के बारे में कर्नाटका इलेक्शन कमीशन और कर्नाटका सीआईडी के द्वारा लिखे गए 18 पत्र, किसी का भी उत्तर केंद्रीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया। हां, एक काम उसने किया और बहुत प्राउडली किया कि उसने सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन का लोकतंत्र की हत्या के काम में इस्तेमाल करके एक नई महारत हासिल की। और यह चिंता की चीज है। लोकतंत्र पर खतरा है, बहुत सीरियस खतरा है। लोकतंत्र को अंदर से एकदम तहस नहस किया जा चुका है। आपके ऊपर खाली डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रह गई है, नीचे डेमोक्रेसी का कंटेंट एकदम नष्ट किया जा चुका है। हम में से ज्यादातर लोग डेमोक्रेसी का मीनिंग भूल चुके हैं। महादेवपुरा के बारे में जो पहले जो एक्सपोजर राहुल गांधी ने किया, उसका उत्तर नहीं दिया, उसके तथ्यों का तथ्यपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया। ये दूसरा एक्सपोजर है। अभी और एक्सपोजर आएंगे, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे, और वो हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, सारे बम आएंगे। और उससे भी बड़ा बम है जो कि आएगा, जिसका कि हम स्वागत करेंगे। नौजवान जब तक नहीं निकलेंगे, लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र बचाने का काम सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। लोकतंत्र बचाने का काम कुछ यूट्यूबर्स का नहीं है। लोकतंत्र को बचाने का काम है हिंदुस्तान के नौजवानों का। ये जो डेमोक्रेसी आई, ये डेमोक्रेसी तब आई जबकि हिंदुस्तान के नौजवानों ने कुर्बानियां दी।
वो डेमोक्रेसी आरएसएस की शाखा में कबड्डी करने से नहीं आई। ये डेमोक्रेसी आई थी बड़ी कुर्बानियों के बाद। उन कुर्बानियों में आरएसएस के लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। आरएसएस के लोग डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते। आरएसएस की पूरी विचारधारा का ढांचा वो एंटी डेमोक्रेसी है। और यही वजह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद तेजी से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर, लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं पर हमले बढ़े और उनकी शक्ति खत्म कर दी गई है। संस्थाएं हैं लेकिन वो शक्तिहीन बना दी गई। संविधान है लेकिन उसे पंक्चर कर दिया गया है। इसे कहते हैं आरएसएस का एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। आप आरएसएस की शाखाओं में मजा लीजिए, आप आरएसएस के झंडे के नीचे जाके मजा लीजिए, आप नरेंद्र मोदी की जय जयकार करके मजा लीजिए, और आप लोकतंत्र की हत्या पर भी मजा लीजिए। ये जो लोकतंत्र की हत्या में मजा लेने की आदत का जो टूल किट तैयार किया गया है, वो टूल किट सांस्थानिक मशीनरी को, जो डेमोक्रेसी को चलाती है, उसको एकदम पंक्चर कर चुका है। यह मशीनरी पुनः ट्रैक पर आए, इसके अंदर जनतंत्र जिंदा हो, संविधान और संविधान की मान्यताएं और मर्यादाएं पुनरुज्जीवित हो। इसके लिए जरूरी है कि नौजवान निकलें, नौजवान कुर्बानी दें। अभी नौजवानों से यह नहीं कहा जा रहा है कि वो कुर्बानी दें। अभी नौजवानों से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की रैली में जाएं और नरेंद्र मोदी की जय हो बोले, नरेंद्र मोदी के तालियां बजाएं और नरेंद्र मोदी सरेआम दहाड़ दहाड़ के डेमोक्रेसी का नीचे तक बंध्याकरण करें। तो आपके आंखों सामने लोकतंत्र को एकदम नपुंसक लोकतंत्र में कन्वर्ट किया जा रहा है। और लोकतंत्र के जो प्रवक्ता हमारे बीच में घूम रहे हैं, आरएसएस के संगठनों के जरिए, बीजेपी के संगठनों के जरिए, तमाम जो मंत्री जो बीजेपी के हैं, वे आए दिन डेमोक्रेसी के खिलाफ वक्तव्य देते रहते हैं और आप इसमें आनंद लेते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं और विजय, हमारी विजय, देखा कितना अच्छा बोला हमारा मंत्री, देखा कितना अच्छा बोला हमारा मुख्यमंत्री, देखा कितना जानदार बोला हमारा प्रधानमंत्री। आप इस नशे में रहते हैं, लेकिन आप इसके चलते जो मोदी और योगी और मोहन भागवत और आरएसएस का जो नशा है, इसके चलते आप जिस चीज की हत्या कर रहे हैं वो है डेमोक्रेसी। तो आरएसएस ने एक डेमोक्रेसी की हत्या का टूल किट, आइडियोलॉजिकल टूल किट तैयार किया है, जो कि आपके जहन में उतार दिया गया है। आपको इसे समझने की जरूरत है। खतरा आपके घर तक पहुंच चुका है, आपके वोटर लिस्ट तक पहुंच चुका है। आप नहीं जानते आपके साथ क्या होगा, आप नहीं जानते। आपकी चाहे जो इच्छा रहे, होइए वही जो राम रच रखा। राम जी ने जो तय कर लिया है वही होगा। चुनाव में वही जीतेगा जिसका निर्णय राम जी कर चुके हैं। और यहां राम जी की भूमिका में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति ब्यूरोक्रेट, एक ही व्यक्ति नियामक और एक ही व्यक्ति नियम। और ये पूरा का पूरा ढांचा जो एक ही व्यक्ति केंद्रित है, ये ढांचा एंटी डेमोक्रेटिक है। और यही वो टूल किट है जो आपके जेहन में उतार दिया गया है। आप सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार करें और कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति देश है। ये भ्रम है आपका। न वो व्यक्ति देश है, न वो व्यक्ति लोकतांत्रिक है, न वो व्यक्ति लोकतंत्र का रक्षक है, बल्कि ये जो एक व्यक्ति का जो टूल किट, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, ये जो टूल किट है जिसमें एक ही व्यक्ति महान है, ये अपने आप में एक खतरनाक मॉडल है जिसके जरिए सिस्टमेटिकली चुनावी प्रक्रिया के जरिए लोकतंत्र का अपहरण किया जा चुका है। अब हिंदुस्तान के नौजवानों की, हिंदुस्तान की जनता की यह जिम्मेदारी है
तो वो इस अपहरण से लोकतंत्र को बचाए। जाहिर है कि ये बहुत कष्टपूर्ण काम है, कुर्बानियों वाला काम है, और डेमोक्रेसी अब बचेगी तभी जब लोग कुर्बानी देंगे। हम नहीं जानते कितने लोग जेल जाएंगे, हम नहीं जानते कितने लोगों को सजाएं बोलेंगी, हम नहीं जानते कि कितने लोग मरेंगे, लेकिन बिना कुर्बानी के डेमोक्रेसी ट्रैक पर नहीं आएगी। क्योंकि जो हमने डेमोक्रेसी कुर्बानी के जरिए हासिल की थी, उस डेमोक्रेसी को अंदर से नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्ष में सिस्टमेटिकली नष्ट किया है। आपने इसकी अनदेखी की है, इसलिए आपको इसकी कॉस्ट, अगर ये डेमोक्रेसी नहीं रहती है तो देनी पड़ेगी। इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ना है तो आपको कॉस्ट लेनी पड़ेगी। दोनों ही स्थितियों में आपको कीमत अदा करनी होगी। बेहतर यह है कि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संघर्ष के बारे में सोचें, संघर्ष की योजनाओं के साथ में सहयोग करें, तभी डेमोक्रेसी ट्रैक पर आएगी। इलेक्शन कमीशन, मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन आज जिन 6018 वोटों के बारे में, डिलीट करने के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन सफेद झूठ बोल रहा है। उसके बारे में अनुराग ठाकुर सफेद झूठ बोल रहे हैं। अन्यथा वे कर्नाटका चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी लिखी है, उसके उत्तर में उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी हो तो पब्लिश करें। कर्नाटका सीआईडी ने जो 18 पत्र लिखे हैं पिछले 18 महीने में, उनके उत्तर में कोई पत्र इलेक्शन कमीशन ने लिखा है तो उसे पब्लिश करें। अन्यथा यह माना जाएगा कि इलेक्शन कमीशन संरक्षण दे रहा है जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर के जरिए 6018 लोगों के नाम डिलीट किए, उन लोगों को, और लोगों के वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना बिना कंसर्न व्यक्ति की कंसेंट के, ये एक अपराध है, और अपराध को संरक्षण देना महा अपराध है। बेहतर यह इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई तथ्यों के साथ पेश करे। ये टूल किट के हिसाब से जो उसका स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट स्वीकार्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।